नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, क्लास 6 की ज्योग्राफी की किताब हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। सारे चैप्टर्स मैं आपको कराने वाला हूं। लमसम शायद 8 चैप्टर्स हैं इसमें। ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका टाइटल है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी की प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां पे आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होती है फ्रेंड्स। देखिए, यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम का एक छोटा सा मैप बना हुआ है। इसको थोड़ी देर में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि जब सनसेट हो जाती है, सनसेट के बाद जब रात हो जाती है, तो अगर आप रात में स्काई को देखोगे ना, तो बड़ा सुनहरा सा दिखता है। एक दो छोटे से शाइनिंग डॉट्स नजर आते हैं स्काई में। जब हम अपने माँ बाप से पूछते हैं ये क्या है, तो वो हमको बताते हैं ये तारे हैं, ये स्टार्स हैं, और बहुत सारी स्टोरीज इनसे रिलेटेड बताते हैं। ठीक है। फिर जैसे 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 शाम बढ़ती जाती है, अंधेरा होता जाता है, वैसे 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 आप देखते जाओगे कि ये जो चमकते हुए तारे हैं ना, इनका नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इतने ज्यादा एक टाइम पे हो जाएंगे कि आप इनको गुन गिन नहीं सकते। तो पूरी रात हो जाएगी तो भाई ये पूरा स्काई है ना, वो टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ होगा। कुछ थोड़े से ब्राइट होंगे, कुछ थोड़े डिम होंगे। तो ऐसा लगेगा कि पूरा जो स्काई है वो हीरो के चमक रहा है। बहुत सारे आपको ट्विंकलिंग, ऑलमोस्ट सारे ही आपको ट्विंकलिंग नजर आएंगे, यानी उसकी जो लाइट है वो बिल्कुल चमकती सी नजर आएगी बहुत सारे पार्ट्स में। समझे फ्रेंड्स। तो बात यहां पे ये है कि ये जो आपको ट्विंकलिंग लाइट्स दिख रही हैं, ये एक्चुअली में है क्या। और अगर आप इनको पास से देखो, इन तारों को पास से तो खैर नहीं देख सकते, ध्यान से देखो, तो आप ये देखोगे कि कुछ ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ ज्यादा ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ कम ट्विंकल कर रहे हैं, कुछ ऐसे ट्विंकल्स कर रहे हैं जो बाकी नहीं कर रहे हैं। दैट यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एट अदर्स टू। कुछ सिर्फ ग्लो कर रहे हैं। ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। आप समझिए, एक मून हमको नजर आता है फ्रेंड्स, और मून एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट दिखाता है, वो फ्लिकर नहीं करती होती है उसकी लाइट। तो ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमको स्काई में दिखाई पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक्चुअली में है क्या, हमें ये देखना है। तो धीरे 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 जैसे कि ये आपका आगे बढ़ता जाएगा चैप्टर, आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पे देखिए, एक रात में आपको स्काई नजर आ रहा है, बहुत सारे तारे आपको नजर आ रहे हैं। कुछ तारे अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला एक मतलब सिलेक्टेड आपको कुछ ज्यादा चमकते हुए दिख रहे होंगे, और कुछ आपको कम चमकते हुए इस पिक्चर में दिख रहे होंगे। फिर मून आपको ज्यादातर रातों में नजर आता है, बस मून का शेप बदलता जाता है और मून का अपीयरेंस का टाइम जो है वो बदल जाता है। तो मून का अपीयरेंस का टाइम हर दिन शाम को कांस्टेंट नहीं रहता है। किसी दिन थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी दिन थोड़ा बाद में आता है, अलग अलग शेप्स में आता है और अलग अलग पोजीशन में होता है। ठीक है। और फुल मून आप एक महीने में केवल एक बार देख पाओगे। फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा। उस दिन पूरा चांद आपको नजर आएगा, और उसके 14 दिन बाद, फोर्थ नाइट लेटर, आप मून देख ही नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं न्यू मून, जिसे बोलते हैं अमावस्या, यानी पूरी रात। अमावस्या मतलब रात है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब अमावस्या होती है फ्रेंड्स, तो उस दिन आप नाइट को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि वो क्लियर नाइट होती है, उसमें मून की लाइट होती ही नहीं है। तो चूंकि जब उसमें मून की लाइट होती ही नहीं है, तो वो नाइट आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, स्टार्स आपको और क्लियर नजर आएंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो मून है, ये जो तारे हैं, ये जो चमक रहे हैं, तारे तो यहां नहीं बोला गया, यहां पे इनको टाइनी ऑब्जेक्ट्स बोला गया, बस बेसिकली वो तारे ही होते हैं ज्यादातर। तो स्टार्स होते हैं, और आपको पता है कि हमारा सन भी एक स्टार है, उस पर भी हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो ये जो मून है और जो बाकी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, वो हमको दिन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे। दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते फ्रेंड्स, क्योंकि दिन में जो सन की लाइट होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा चमकती हुई होती है, कि नाइट में दिखने वाली चीजें दिन में हमारे सामने गायब हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां होती नहीं, वो वहां होती हैं, बट सन की लाइट की वजह से हमें दिखती नहीं है। तो ये जो सन है, ये मून है, जो बाकी ऑब्जेक्ट साइन कर रहे हैं, ये होती हैं सेलेस्टियल बॉडीज। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बहुत बड़ी और बहुत हॉट होती हैं, जैसे होती हैं गैसेस, जिनके पास अपनी खुद की गैसेस होती हैं। वो अपनी खुद की हीट पैदा करते हैं, अपनी खुद की लाइट पैदा करते हैं, और बहुत हैवी अमाउंट में करते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स बोला जाता है, तारे बोला जाता है। और खास बात यह है फ्रेंड्स कि जो हमारा सूरज है वो भी एक तारा है। यानी हमारे सूरज से मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर अगर कोई अर्थ होता और वहां पे खड़े होकर देख रहा होता, तो हमारा सूरज उसको एक छोटे से तारे की तरह दिखाई देगा, जिस तरीके से हमको ऊपर तारे नजर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो सन इज एक्चुअली अ स्टार।
और भाई काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स आपको नाइट स्काई में दिखाने पड़ते हैं और उसमें से बहुत सारे तारे एकदम सन की तरह होते हैं, बट ना उनकी हीट आती है हमको, ना हमें उनकी लाइट आती है। वो बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि वो हद से ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। उनकी दूरी कितनी है इसका आइडिया आपको थोड़ी देर में लगेगा। और हमको दिन की लाइट में ये जो ट्विंकलिंग स्टार्स हैं क्यों नहीं नजर आते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज, आप एक काम करिए, एक टॉर्च लीजिए, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, एक नीडल लीजिए। आप एक काम करिए, उस प्लेन पेपर को टॉर्च के सामने रखिए ताकि वो जो टॉर्च का ग्लास है जिससे लाइट निकल रही है वो पेपर के साथ टच करे, और फिर बाउंड्री पे, सरकमफेरेंस पे, जितना वो पूरे ग्लास को कवर करता है टॉर्च के, यानी कि ये टॉर्च है अगर ये वाला, इसके आगे आपने पेपर रखा तो ये जो पूरा ये है इसके खिलाफ, इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। फिर जब ये सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये मान लीजिए ऐसा बन के आया, तो एक नीडल लेके बीच में थोड़े से बस नीडल बस घुसेड़ दीजिए, छेद से कर दीजिए। उसके बाद इसी पेपर को टॉर्च के साथ लगाइए और उसको रबड़ बैंड से बांध दीजिए और फिर टॉर्च जलाइए। आप जब टॉर्च जला के उसको प्लेन वॉल पे डालिए, और ध्यान दीजिएगा कि रात में जब आप ये काम कर रहे हो तो अपने कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा, तो रात में बाहर की रोशनी नहीं आएगी सनलाइट, और कमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा। तो इस परफोरेटेड यानी नीडल से छेद किए हुए पेपर को जब आप टॉर्च के ऊपर अटैच करके रबर बैंड से स्विच ऑन करेंगे टॉर्च का और उसको दीवार पे मारेंगे, तो दीवार में आपको कुछ ऐसा ही लगेगा, कुछ छोटे छोटे से चमकते हुए डॉट्स नजर आएंगे। कुछ इस तरीके की ही हमारी रात होती है, और जैसे ही आप लाइट ऑन करोगे फ्रेंड्स, वो सारे के सारे डॉट्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो बल्ब की लाइट या ट्यूब लाइट की लाइट उन डॉट्स को ओवरकम कर लेगी। तो भले ही टॉर्च जल रही है, वो डॉट्स अभी भी हैं, बट बल्ब की लाइट या ट्यूबलाइट की लाइट इतनी तेज होगी कि वो उनको कवर कर देगी। तो कुछ इस तरीके से रात में हमारी स्काई में भी होता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे जैसे आप किसी चीज से दूर जाते जाते हैं वैसे वो चीज आपको छोटे लगने लगती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि एरोप्लेन जब आप एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, लेकिन जब वो बहुत ऊंचाई पे बहुत दूर दिख रहा होगा ना तो एकदम छोटा सा आपको नजर आएगा फ्रेंड्स, चींटी जितना नजर आएगा। उसी तरीके से जब आप रात में नाइट में स्काई को देखते हैं ना तो आपको बहुत सारे पैटर्न्स नजर आते हैं, बहुत सारे स्टार्स बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं, इनको कॉन्स्टलेशंस बोला जाता है। और एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन जिसके बारे में एंशिएंट टाइम से लोगों को पता है वो है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। इसको बिग बियर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज हो सकता है। इसको सप्तऋषि भी बोला जाता है, यानी दिस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है ये। कभी आपको मौका मिले, कभी आपके घर में अगर कोई लर्नेड पर्सन हो, आप उससे बोलो कि भाई मेरे को ये उर्सा मेजर दिखाइए, तो एक क्लीन नाइट में आपको उर्सा मेजर दिख जाएगा। और उसको देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप का नजर आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये एंड के जो 2 स्टार्स है ना फ्रेंड्स आपके, ये पॉइंटर स्टार्स हैं। तो इस लाइन को जोड़िए, इस लाइन को जोड़िए, तो ये जो पॉइंटर स्टार्स से अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ स्टार की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि ये पोल स्टार की तरफ पॉइंट करता है, यानी कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है फ्रेंड्स। तो एंशिएंट समय में इस ऊर्जा कॉन्स्टलेशन का प्रयोग करके लोग डायरेक्शन पता करते थे, स्टार्स की मदद से डायरेक्शन पता करते थे। क्योंकि जो नॉर्थ स्टार है वो एक्चुअली में नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, इसको पोल स्टार भी बोलते हैं। और ये पोल स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पे रहता है स्काई में। और इस उर्सा कॉन्स्टलेशन के चलते, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन के चलते, बिग बियर कॉन्स्टलेशन के चलते हम पोल स्टार की यानी नॉर्थ स्टार की लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि हम नॉर्थ डायरेक्शन की लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप सोचिए, पुराने जमाने में जो सेलर्स निकलते थे समुद्र में फ्रेंड्स, वो फंस जाते थे, उनके पास किसी तरीके का कोई मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कैसे डायरेक्शन जानेंगे कि हमें कहां जाना है। तो ऑब्वियस ही बात है, वो इस उर्सा मेजर बिग बियर कॉन्स्टलेशन को देखेंगे और इसके पॉइंटर स्टार्स की मदद से वो नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये पोल स्टार हमेशा एक ही जगह पे रहता है, सेम स्काई में, और आप पॉइंटर स्टार्स की मदद से आप इसको पता कर सकते हो, जैसे कि इस फिगर में आप देखिए। यहां पे आपको अलग अलग सीजन्स के लिए दिखाई पड़ रहा है, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन और फॉल सीजन। अलग अलग सीजन के लिए आपको यहां पे अरेंजमेंट नजर आ रहा है, अलग अलग सीजन में ये अरेंजमेंट आपको अलग अलग नजर आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सा सीजन कहां पे है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप इस समय पृथ्वी पे, अर्थ पे कहां पे खड़े हुए हैं।
बट आप देखोगे यहां पे हर चारों में, स्प्रिंग में हो, चाहे समर में हो, चाहे फॉल में हो, चाहे विंटर में हो, जो पॉइंटर स्टार्स है ना, उनके ऊपर की तरफ का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ स्टार को पॉइंट आउट करता हो। बीच में यहां पे नॉर्थ स्टार नजर आ रहा हो। कैसे देखिए कि इसके पॉइंटर्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप सातों स्टार के पैटर्न्स को जानते हो तो पॉइंटर स्टार्स को भी आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। आगे चलते हैं। कई सारी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जिनके पास अपनी खुद की हीट नहीं होती। जिनके पास अपनी खुद की हीट है, गैसेस हैं जो लाइट दे रहे हैं, वो तो हो गए स्टार्स। बहुत सारी ऐसी बॉडीज होती हैं जो स्टार्स की लाइट का इस्तेमाल करके शाइन करती हैं, यानी कि स्टार्स की लाइट जब उन पर पड़ती है तो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और वो नजर आती हैं सबको चमकती हुई। ये होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है। जो वर्ड प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई मतलब वॉन्डरस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है। और आप देखेंगे कि प्लैनेट्स लगातार घूम ही रहे हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। जो पृथ्वी है जिसपे हम रह रहे हैं, बेसिकली ये एक प्लेनेट है। इसको हीट और लाइट मिलती है किससे? सूरज से, और सूरज हमारा सबसे पास स्टार है। और आपको पता है कि हमारे अर्थ पे जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमको चारों तरफ नजर आ रहे हैं उसका एक ही सोर्स है, और वो सोर्स है आपका सूरज दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सूरज को दिन में देखें तो उसका एक साइज नजर आता है, और अगर आप मून को रात में देखें उसका एक साइज नजर आता है। तो सन थोड़ा सा तो बड़ा लगता है, लेकिन सन के और मून के साइज में हमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आता है। समझ गए ना फ्रेंड्स आपको? लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि हमारे अर्थ से सन बहुत ज्यादा दूर है। कंपेरेटिवली हमारे अर्थ से मून बहुत कम दूर है। लेकिन जो सन का जो डायमीटर है हमारे अर्थ से बहुत ज्यादा बड़ा है, और मून का जो डायमीटर है हमारे अर्थ से लगभग 25% है। धीरे धीरे करपेन पे आते हैं। तो जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, वो हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, दैट इज आवर सैटेलाइट। एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर अर्थ सूरज का सैटेलाइट है तो जो चंद्रमा है वो हमारा सैटेलाइट है। तो वो अर्थ का एक कंपेनियन है, और अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है कौन? मून। ठीक है। अर्थ की तरह 7 और प्लैनेट्स हैं जिनको हीट और लाइट मिलती है सन से, और उनमें से कईयों के पास मून भी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स होती हैं, और इन रिंग्स में बहुत छोटे छोटे डेब्रिस पाए जाते हैं जिनको आप एस्टेरॉइड्स कह सकते हो। छोटे एस्टेरॉइड्स कह सकते हो, बड़े एस्टेरॉइड्स कह सकते हो। इन रिंग्स को हम लोग अर्थ से भी देख सकते हैं कुछ टेलीस्कोपों की मदद से, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं अपनी रेजोल्यूशन कैपेसिटी में। तो अगर देखा जाए तो डेब्री की, यानी कि वॉन्डरिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो कि छोटे होते हैं, एस्टेरॉइड के शेप के होते हैं, ये किन किन प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं? तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। ठीक है। हालांकि एस्टेरॉइड की बेल्ट, जो मेजर बेल्ट है, वो अलग है। मेन जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ घूम रहा है वो डेब्री है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आगे चलते हैं। सोलर सिस्टम की बात करेंगे फ्रेंड्स। सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, कई सारे सैटेलाइट्स आते हैं, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे कि एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं। तो मीटियोरॉइड्स भी होता है और मीटियोराइट्स भी होता है। अगर आपको मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स के बीच में फर्क पता करना है तो आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को जाकर रेफर कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूं फ्रेंड्स, ये जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो छोटे एस्टेरॉइड जितने बड़े भी हो सकते हैं और उससे बहुत छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है। ये स्पेस में घूमते रहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये। जब ये मीटियोरॉइड्स किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं तो वो जलने लगते हैं। तो जब जलने लगते हैं तो वो शूटिंग स्टार की तरफ नजर आते हैं, बहुत दूर दूर तक गैसेस, जलती हुई गैसेस छोड़ते हैं। तो जब वो शूटिंग स्टार की तरफ नजर आएंगे तो वो मीटियोर्स हो जाएंगे। और यही शूटिंग स्टार अगर अर्थ को हिट कर गए, यानी सरफेस को हिट कर गए, तो वो मीटियोराइट्स बन जाते हैं। और बहुत सारे मीटियोराइट्स पहले अर्थ को हिट कर चुके हैं। इसको मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अगर आप डिटेल में अभी के लिए समझना चाहते हैं तो आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सोलर सिस्टम के पार्ट है, और सोलर फैमिली है पूरी एक, जिसके सेंटर में कौन है? सन है। यानी सन सबका आप कह सकते हो कि पापा है एक तरीके से। अब यहां पे फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा इस इमेज को मैं छोटा करूंगा ताकि एक पेज में आ जाए। ये देखिए, यहां पे फ्रेंड्स बीच में आपको सन नजर आ रहा है।
ये जो 58, 108, 152, 28 लिखा है, ये बेसिकली मिलियन किलोमीटर्स में है, और 1 बिलियन किलोमीटर बराबर होता है 10 लाख किलोमीटर्स। तो मरकरी सन से 58 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, फिर वीनस 108 मिलियन किलोमीटर्स दूर, अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर। तो बाकियों की डिस्टेंस भी आपको नजर आ रही है। एक एस्टेरॉइड बेल्ट है किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। दिस इज एन एस्टेरॉइड बेल्ट जिसमें बहुत मात्रा में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं। फिर इन कह सकते हो कि आप इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ एक जानकारी ले लेते हैं हल्की फुल्की। मरकरी सन का एक चक्कर 88 दिनों में मारता है और अपनी एक्सिस पे एक बार 59 डेज में घूमता है। वीनस सन के चारों तरफ चक्कर काटेगा 255 डेज में और अपने एक्सिस पे एक बार घूमेगा 243 डेज में। अर्थ आपको पता है सन का एक चक्कर 365 दिन में काटता है, जिसको एक साल बोलते हैं, और अपने एक्सिस पे एक दिन में घूमेगा। अर्थ का एक मून भी है, आपको पता है। मार्स की अगर बात करो तो मार्स एक चक्कर काटेगा सन का 687 डेज में, अपनी एक्सिस पे घूमेगा एक दिन में, इसके 2 मून है। जुपिटर की बात करो, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे फ्रेंड्स, आप देखोगे कि इसका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर्कमफरेंस भी बढ़ जाएगा, और जब सर्कमफरेंस बढ़ जाएगा तो सन का चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। तो मरकरी सन का एक चक्कर काट रहा है 88 दिन में, वीनस और दूर हो गया तो 255 दिन में, अर्थ और दूर हो गया तो 365 दिन में, मार्स और दूर हो गया तो 687 डेज में, जुपिटर और दूर हो गया तो 11 साल 11 महीने और 12 लगभग 12 साल में, सैटर्न और दूर हो गया 29 साल 5 महीने में करेगा चक्कर सन का, यूरेनस और दूर होगा तो यूरेनस तो सन का एक चक्कर 84 साल में मारता है, और नेपच्यून सन का एक चक्कर 164 सालों में मारता है। उसी तरीके से आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वो अपने एक्सिस पे घूमने में कितना समय लगा रहे हैं, उनके कितने मून है। नेपच्यून के मून है 13, जुपिटर के मून है अप्रोक्सीमेटली 53, सैटर्न के मून है अप्रोक्सीमेटली 53, यूरेनस के मून है अप्रोक्सीमेटली 27 फ्रेंड्स। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई होप आपको मिली होगी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये जो सॉल नाम का शब्द है, इसको रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड कहा जाता है। सोलर मतलब सन से रिलेटेड, और जो सन से रिलेटेड की फैमिली में आता है, जो फैमिली ऑफ सन में आता है, जो सन से रिलेटेड है, उसको आप सोलर सिस्टम बोलोगे। आपको पता करना है कि आपके चारों तरफ ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें सोल नाम का शब्द आता हो या सोलर नाम का एक वर्ड आता हो। फिर यहां पे अगर वर्ड्स के ओरिजिन को देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रखी है। बहुत सारे वर्ड्स एक लैंग्वेज में किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी भले एक इंग्लिश का वर्ड हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिनोट करता हो, बट एक्चुअली में ये ग्रीक वर्ड है, और ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई जो कि आपका होता है अर्थ, और ग्राफिया जिसको आप बोलते हो राइटिंग। और ये जो जीईओ है, ये बेसिकली जीई है ग्रीक का। इसको 3 जगहों पे मिलाते हैं। अगर लॉजी से मिला देंगे तो जियोलॉजी बन जाएगा, मेट्री से मिला देंगे तो ज्योमेट्री बन जाएगा, ओआईडी से मिला देंगे तो जियोइड बन जाएगा। तो जीई को आप लॉजी से मिलाओगे तो बन जाएगा स्टडी ऑफ अर्थ, मेट्री से मिलाओगे तो बन जाएगा मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और ओआईडी से मिलाओगे तो बन जाएगा एक ऐसा शेप जो कि अर्थ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम अर्थ पढ़ाई की बात करें, इस स्पेस की पढ़ाई की बात करें, तो देखिए एंशिएंट समय से ह्यूमंस स्काई की तरफ देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते थे। उन्होंने बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज को पढ़ने की भी कोशिश की है। ऐसे बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स एंशिएंट इंडिया में रहे हैं और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उस समय बता दिए थे। इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने उसी समय बता दिया था ये जो मून है और ये जो प्लेनेट शाइन करके जो हमको आज की डेट में नजर आ रहे हैं, वो जब उन पे सनलाइट पड़ रही है और वो सनलाइट उन पे पड़ के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तब वो हमको दिख रहे हैं। आज की डेट में पता है फ्रेंड्स कि भाई एस्ट्रोनॉमी में पूरी रिसर्च चल रही है। नासा, इसरो, ये सब कर क्या रहे हैं? ठीक है, ये यही कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। फिर अगर हम सन की बात करें तो सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में आता है। एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना हुआ है, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। आज की डेट में जो हम लोग बॉम्ब देखते हैं फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जो हिरोशिमा नागासाकी में गिरे थे, वो न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी पे, टूटने पे, और सन के अंदर जो एनर्जी पैदा होती है वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी से होती है। आज की डेट में एक चीज बनाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब भी फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे बनाए जा रहे हैं, अभी तक उतना इनमें शोध नहीं हो पाई है। तो ये जो फ्यूजन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ज्यादा गर्म कर देता है
सन की सरफेस को, और सन ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसका, हीट का और लाइट का सोलर सिस्टम में। बट हम लोगों को उतनी हीट पता नहीं चलती है। वो इसलिए नहीं पता चलती है क्योंकि फ्रेंड्स भले ही वो नियरेस्ट स्टार है, भले ही सन हमारा सबसे पास का स्टार है, लेकिन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, और 150 मिलियन किलोमीटर बहुत ज्यादा दूर होता है। और यहीं से उस चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि फ्रेंड्स सन का साइज और मून का साइज एक जैसा ही लगता है। मून हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है लमसम। तो 3,84,000 किलोमीटर दूर होना और 150 मिलियन किलोमीटर दूर होना, 1 मिलियन बराबर 10 लाख किलोमीटर हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर अगर प्लैनेट्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हमारे सोलर सिस्टम में भाई 8 प्लैनेट्स हैं। हमने देखा सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये ऑर्डर याद कर लिए, मरकरी से वीनस, वीनस से अर्थ, अर्थ से मार्स, मार्स से जुपिटर, जुपिटर से सैटर्न, सैटर्न से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून। अब इसको याद करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने क्लास के बच्चों के साथ डिस्कस करके या टीचर्स के साथ डिस्कस करके। ये जो 8 के 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में चलते हैं और उस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट। मरकरी नियरेस्ट है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 88 दिन लेता है सन का एक चक्कर काटने में। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे सरकमफेरेंस बड़ा होता जाएगा। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, सरकमफेरेंस यहाँ पे सर्कल का होता है, मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं। क्योंकि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, तो एक्चुअली में उसको आप सर्कल का सरकमफेरेंस नहीं बोल सकते। ये जो प्लैनेट्स है, जो इनका ऑर्बिट है ना सन के चारों तरफ, ये इलिप्टिकल है, दैट इज नॉट सर्कुलर। जब आप लोग थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट में पहुंचेंगे तब समझेंगे। और अगर आप अभी क्यूरियस है तो मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस जाके देखिए मेरी प्लेलिस्ट में। अब देखिए, वीनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। तो अगर आपसे किसी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भैया अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, तो वीनस मार दीजिएगा, मार्स न मार दीजिएगा। वीनस को अर्थ का ट्विन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ से बहुत ज्यादा सिमिलर है। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, पर अगस्त 2006 में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, और उसने बोला कि भाई प्लूटो जैसे और भी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो सबको प्लेनेट मानने से अच्छा है कि भाई आप बाकी प्लैनेट्स को और प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दीजिए। यानी प्लूटो नो मोर इज ऑफिशियली अ प्लैनेट। 2006 में इसके प्लैनेट का स्टेटस इससे छीन लिया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। अर्थ की बात करें तो सन से अगर है आप डिस्टेंस देखेंगे तो सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है आपका वीनस, और फिर आता है आपका अर्थ। तो अर्थ तीसरे नंबर का प्लेनेट है सन से अगर आप डिस्टेंस देखोगे। 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लेनेट है और स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स है, इसीलिए इसको जियोइड बोलते हैं। जियोइड मतलब स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। देखिए ये हो गया सर्कल फ्रेंड्स। अब अगर इसको इक्वेटर मान लो, तो अर्थ का क्या है कि परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। जैसे ही आप पोल्स पे पहुंचेंगे ना, सर्कुलर कुछ ऐसे होता, ठीक है, लेकिन पोल्स पे वो फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, फ्लैटन होने की वजह से, यानी पोल्स पे वो परफेक्टली सर्कल के शेप में नहीं आ पाता है, सर्कल के शेप के आसपास नहीं आ पाता है, इसलिए उसको बोला जाता है जियोइड, GEOID, और जियोइड को बोला जाता है अर्थ लाइक शेप। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले फ्रेंड्स लाइट की स्पीड बता दूं। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और आपको मैंने बताया कि अर्थ कितना दूर है हमारे सन से, 150 मिलियन किलोमीटर, और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लाइट चलती है, तब भी सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। तो भाई ये कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ पाई जाती हैं अर्थ पे। ना अर्थ ज्यादा गर्म है, ना अर्थ ज्यादा ठंडा है। अर्थ के पास पानी है, अर्थ के पास हवा है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अर्थ के पास बहुत सारी लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन है, और भी जो गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वो भी अपना अपना रोल प्ले करती हैं। इसलिए अर्थ एक यूनिक सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी चीज बन गई है जहां पे सब कुछ परफेक्ट हो गया है मैनकाइंड के एग्जिस्टेंस के लिए और बाकी स्पेशीज के एग्जिस्टेंस के लिए, और उस फेवरेबल कंडीशंस को अपने ही अगेंस्ट पिच कर रही है ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड। हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरमेंट को खराब करके अपनी खुद की कब्र ही खोद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बाहर से अगर आप देखोगे अर्थ को तो वो ब्लू नजर आएगा। ब्लू क्यों नजर आएगा? क्योंकि 67% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे मून की। मून के बारे में एक फैक्ट देखिए फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन जिसने मून के ऊपर अपना पहला कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। क्या किसी इंडियन ने आज तक मून पे कदम रखा है? अनफॉर्चुनेटली नो। फिर हम मून की बात करते हैं। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून।
इसका डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अर्थ, यानी 1/4 है अर्थ के इसका डायमीटर। इतना बड़ा ये नजर इसलिए आता है फ्रेंड्स, देखिए सन का साइज और मून का साइज हमको ऑलमोस्ट एक जितना लगता है, वैसे तो ऑलमोस्ट एक जितना नहीं लगता, सन थोड़ा सा बड़ा लगता है कुछ जगहों से देखिए, लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसा इसलिए लगता है क्योंकि सन बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बट बहुत दूर है। मून हमारे डायमीटर का लगभग 25% है, 1/4 है, बट वो बहुत पास है, यानी मून हमसे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और सन आपको पता है हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर। तो इन डिस्टेंसेस की वजह से इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम लगता है। फिर अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया कि मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो एक चक्कर काटने में अर्थ के चारों तरफ मून को लगते हैं 27 दिन, और अपने एक्सिस पे एक बार पूरा घूमने में भी मून को 27 दिन लगते हैं। टू बी प्रिसाइज 27.3 डेज है दोनों डाटा। तो मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने में लगते हैं 27.3 दिन, और मून को अपने एक्सिस पे भी एक पूरा स्पिन मारने में लगता है 27.3 दिन। इसीलिए एक जगह से जब आप मून को देखोगे ना फ्रेंड्स, आपको मून की एक ही सरफेस नजर आएगी। So only one side of the moon is visible to us on the earth, यानी कि जिस स्पीड से वो मून हमारे अर्थ का चक्कर काट रहा है, उसी स्पीड से वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। इसीलिए हमें नॉर्मली मून की एक ही सरफेस नजर आती है एक जगह से। मून पे जो कंडीशंस हैं, दे आर नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ, वहां लाइफ नहीं हो सकती, पानी नहीं है, गैसेस नहीं है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन है बड़े बड़े। और ये माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस क्या आप अर्थ से आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या कभी आप रात में मून की सरफेस को देखो तो हल्का हल्का काला लगता है? क्या ऐसा लगता है कि मून की सरफेस पे कोई शैडो पड़ रही है? जरा देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ तो थोड़ा ज्यादा ब्राइट दिखा रखा है, एनिमेटेड सा बना रखा है, लेकिन जब भी आप मून को देखोगे तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके की शैडो काली काली मून पर नजर आएगी। वो इसलिए होती है क्योंकि मून पे जो बड़े बड़े माउंटेन्स है ना, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, वो अपनी खुद की शैडो डालते हैं मून की सरफेस पे, जिसकी वजह से ये मून हल्का हल्का कुछ जगहों पे हमको धब्बे स्पॉट्स नजर आते हैं, वो एक्चुअली में शैडोज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। बेसिकली सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, चूंकि वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती रहती है। जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड घूमती हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी होती है, उसको साइंटिस्ट बनाता है यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करने के लिए। ऐसे कुछ सैटेलाइट्स स्पेस में हैं, इनसैट, IRS, इडियोसैट्स, ये कुछ इंडियन सैटेलाइट्स हैं स्पेस में। अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की। वैसे तो फ्रेंड्स एस्टेरॉइड्स पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक बना रखा है अपनी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो एस्टेरॉइड्स होता क्या है? देखिए, स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट्स बहुत बड़े होते हैं। सैटेलाइट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारी इन चीजों के अलावा सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार्स के अलावा बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटती हैं। इनको आप बोलते हो एस्टेरॉइड्स। बड़े पत्थर हो सकते हैं, छोटे पत्थर हो सकते हैं। एस्टेरॉइड्स एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े भी हो सकते हैं। एस्टेरॉइड्स के बारे में बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। वो जो मैंने आपको एस्टेरॉइड बेल्ट दिखाई थी ना, वो पूरी की पूरी मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ऐसा नहीं केवल उस बेल्ट में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, पूरे यूनिवर्स में एस्टेरॉइड फैले हुए हैं। और कहा जाता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, अगर अपने सोलर सिस्टम की बात की जाए तो बहुत साल पहले जब सन के बनने का प्रोसेस हो रहा था, तो जो पार्टिकल्स एक्यूमुलेट नहीं हो पाए थे, एसिमिलेट नहीं हो पाए थे सन में या प्लैनेट्स में, और छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर फैल गए थे, वो आज की डेट में एस्टेरॉइड्स बन गए हैं। यहां पे लिखा है साइंटिस्ट ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स इज द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स अगो। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। देखिए, सन के बनने का एक प्रोसेस था जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुआ था। उस बनने के प्रोसेस में बहुत सारा मास एक्यूमुलेट हो गया था सन में, कुछ मास बाहर छूट गया था जो कि प्लैनेट्स में एक्यूमुलेट हो गया, और बाकी बहुत सारा मास छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में इधर उधर घूम रहा है, जिसको आप बोलते हो एस्टेरॉइड्स के। एस्टेरॉइड्स के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए, यहां पे नहीं दे सकता फ्रेंड्स, वीडियो छोटी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिर मीटियोराइट्स की बात करते हैं। वैसे तो मीटियोराइट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स में मैं आपको फर्क बता चुका हूं। यहां पे OIDS है, एक होता है मीटियोराइट, एक होता है मीटियोर्स। फिर से बता देता हूं, ये मीटियोराइट्स क्या होते हैं? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, ये छोटे एस्टेरॉइड जितने, स्मॉल एस्टेरॉइड जितने बड़े भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए इन मीटियोराइट्स की फ्रेंड्स, तो कभी कभी जब ये अर्थ के पास आ जाते हैं ना, तो
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इनको खींच लेता है। अब जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इनको खींच लेता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके गिरने लगते हैं ना, तो फ्रिक्शन से जलने लगते हैं। जब जलने लगते हैं तो फ्रेंड्स ये फ्लैश ऑफ लाइट छोड़ते हैं। जब ये फ्लैश ऑफ लाइट छोड़ते हैं तो ये मीटियोर्स हो जाते हैं। और जब फ्लैश ऑफ लाइट से अगर ये पूरे के पूरे बर्न हो गए एटमॉस्फेयर में, वेल एंड गुड। अगर वो पूरे बर्न हुए बिना जाके धरती पे लड़ गए तो वो मीटियोर राइट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। कभी कभी आपको टूटता हुआ तारा नजर आता होगा, टूटता हुआ तारा दिखा भाई विश मांगो, आप समझ गए ना कि वो टूटता हुआ तारा क्या है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ्रेंड्स, कभी अगर आप रात में क्लियर स्टारी नाइट में अमावस्या के दिन अगर देखें, आपको अगर एक व्हाइटिश सा ब्रॉड बैंड नजर आए, यहाँ पे देखिए एक व्हाइटिश सा आपको बैंड नजर आए, कभी कभी दिखता है क्लियर स्टारी नाइट में, हमेशा नहीं दिखेगा। इट इज अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ। एक्चुअली में क्लस्टर से मिलियंस ऑफ स्टार्स का, और इस बैंड को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारा जो सोलर सिस्टम है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी। एंशिएंट इंडिया में इस बैंड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स को क्या बोला जाता था कि भैया लाइट की एक रिवर बह रही है स्काई में, इसको आकाश गंगा भी बोला जाता था। और गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलती हैं आपके यूनिवर्स में। और उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है, एक सोलर सिस्टम हमारा है। तो अब आप समझ सकते हैं ना पे कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा फ्रेंड्स, हमको कितना कुछ यूनिवर्स में खोजना है। आप खुद सोचिए कि आप एक छोटे से प्राणी हैं बीच में, एक अर्थ पे रहते हैं। अर्थ जैसे कितने प्लैनेट्स हैं, अर्थ तो भैया 5वें नंबर का सबसे बड़ा प्लैनेट है, उससे भी बड़े 4 प्लैनेट हैं। फिर अर्थ सोलर सिस्टम में आता है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। अब इस मिल्की वे गैलेक्सी में जाने कितने सोलर सिस्टम होंगे, मिल्की वे गैलेक्सीज भी बिलियंस है यूनिवर्स में, तो एक यूनिवर्स में जाने कितनी गैलेक्सीज होंगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमारा कंपैरेटिव साइज क्या है, देखा जाए क्रूड लैंग्वेज में कि हमारी औकात क्या है इस दुनिया में, हम कुछ भी नहीं है अगर आप शेयर साइज देख लें इस यूनिवर्स का। तो यहाँ पे आई होप कि मैंने चीजों को जस्टिस कर पाया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से चीजों को बता पाया है। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी में मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी नॉलेज को और एनहांस करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी की वीडियोस देख सकते हैं। आई होप ये सब कुछ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वर्थ इट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, अपने समय देने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, काफी मदद मिलेगी मुझे उससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।